वेलकम टू स्टडी क्लासेस। मैथमेटिक्स के इस सेशन में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और उसी क्रम में इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी समतल के समीकरण की चर्चा करनी है। आज जो इसके पहले का लेक्चर है उसमें आपने इक्वेशन ऑफ लाइन और उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, उनके बीच का जो एंगल बनेगा, इन सब की चर्चा हम कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण भाग है वो, उसको आप जरूर तैयार करें। और इक्वेशन ऑफ प्लेन में अगर किसी अभिलंब रूप में समतल के समीकरण की बात की जाए तो अभिलंब रूप में जो समतल का समीकरण होता है वो r डॉट यूनिट वेक्टर n बराबर d, ये लिखा जाता है अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। और ये सदिश रूप होता है, ये सदिश रूप है। और अगर आप कार्तीय रूप लिख रहे हैं तो कार्तीय रूप आपका हो जाएगा Lx धन My धन Nz बराबर d। Lx धन My धन Nz बराबर d हो जाएगा, जबकि आपके पास r वेक्टर r का मान हो जाएगा xi धन yj धन zk और यूनिट वेक्टर n हो जाएगा li धन mj धन nk। और जब ये मान हम यहाँ रखेंगे तो हमको ये कार्तीय रूप प्राप्त हो जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको बहुत सारे सूत्र पढ़ने हैं और इसलिए कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है। एक दिए हुए सदिश के अनुलंब तथा दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण अगर हम देखें, दिए हुए सदिश माने A से जाने वाले और n पर लंब समतल का समीकरण देखें तो r डॉट r माइनस a डॉट n बराबर 0। एक सदिश के अनुलंब तथा दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपका हो जाएगा r माइनस a डॉट n बराबर 0। और ये आपका सदिश रूप होगा। और अगर हम इसका कार्तीय रूप देखें तो कार्तीय रूप हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका कार्तीय रूप हो जाता है ये। और जबकि a क्या हो जाता है, x1 y1 z1 है, a बराबर x1i y1j और z1k, ये आपका a हो जाता है। और r बराबर उसी प्रकार से जैसे यहाँ था, r को हमेशा हम यही लिखते हैं xi धन yj धन j। और जो n है वो क्या है, ai bj धन j। ये आपका कार्तीय समतल के समीकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब 3 असंरेख बिंदु अगर हैं तो उनसे जाने वाले समतल का समीकरण क्या होगा। 3 असंरेख बिंदुओं, 3 असंरेख बिंदुओं A B C से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण क्या होगा। r उसी प्रकार से, r को हम सब जगह वही लिखते हैं r माइनस a डॉट b माइनस a क्रॉस c माइनस b माइनस a क्रॉस c माइनस ये हमारा सदिश रूप हो जाता है। और कार्तीय रूप अगर हम लिखना चाहें, कार्तीय रूप तो हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। a हो गया x1i धन y1 j धन z1 के, b हो गया x2i धन y2 j धन z2 के, और c हो गया x3i धन y3 j धन z3। और r आप जानते हैं xi धन yj धन z। तो यहाँ r था, r माइनस a था तो माइनस होता है, b माइनस a है x2 माइनस x1
y2 माइनस y1 और z2 माइनस, और c माइनस a है तो x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z, और बराबर 0। ये आपका कार्तीय रूप हो जाता है तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समतल। अब अगर एक ऐसे समतल की बात करें जो अंतःखंड रूप में, समतल का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रकार से समतल का अंतःखंड रूप क्या होगा, x अपान a, y अपान b, z अपान c बराबर 1। जबकि ए बी सी क्या है, क्रमशः अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हैं, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, दो समतल दिए हुए हैं और उनके प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। एक समतल है r डॉट n1 बराबर b1 और दूसरा है r डॉट n2 बराबर b। तो जो इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाला समतल जो होगा, अभीष्ट समतल हम कैसे निकालेंगे, r डॉट n1 माइनस b1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 माइनस b2 बराबर 0, और इसकी सहायता से हम समीकरण निकाल लेंगे। ये हमारा अभीष्ट समतल का समीकरण हो जाता है, और इस पर एक सवाल प्रायः पूछ लिया जाता है, इसलिए ये सूत्र आप जरूर तैयार करेंगे और इनका जो मान है ये आप जरूर पढ़ेंगे। दो समतलों के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है, r डॉट n1 बराबर d1 तथा r डॉट n2 बराबर d2। दो समतल हैं तो इनके बीच का कोण थीटा अगर है, बीच का कोण थीटा हो तो cos थीटा, cos थीटा अगर साइन में कह रहा है तो इस cos को हम साइन में बदल लेंगे। जो cos थीटा होगा वो क्या होगा, n1 डॉट n2 अपान n1। cos थीटा माने n1 डॉट n2 अपान n1 n2। कभी कभी यहाँ पर कार्तीय रूप लिखा होता है, कार्तीय रूप अगर लिखा है a1x b1y धन c1z बराबर d1, ये एक हो गया समतल। और इसी प्रकार से दूसरा समतल है a2x b2y c2z बराबर d2। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, a1 a2 डॉट गुणा इनका b1 b2 c1 c, और अपान इसका मापांक और गुणे उसका मापांक। तो ये जब हम मापांक रख देंगे तो हमको cos थीटा का मान प्राप्त होगा। यानी आपका cos थीटा बराबर क्या आएगा, a1 a2 धन b1 b2 धन c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। और इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करके हम समतल का समीकरण को, समतल के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि दो समतल दिए हैं और उनके प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण क्या है। ये एक प्रश्न है। समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर 6 और r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले आप समतल लिख लेंगे r डॉट i प्लस जे प्लस के, हो गया बराबर 6। यानी हम इसको लिख सकते हैं r डॉट i प्लस जे प्लस के माइनस 6 बराबर 0, ये 1 होगा। और दूसरा समतल आपका हो जाएगा r डॉट 2i 3j और धन 4 के
और बराबर -5, यानी r डॉट 2i + 3j + 4k और +5 बराबर 0। 1 तथा 2 के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। हमने सूत्र भी लिखाया, r डॉट n1 और r डॉट n1 माइनस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स r डॉट 2i + 3j + 4k और +5 बराबर 0। तो जब हम इसको एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, r i यानी 1 धन 2 लैम्डा i, क्या कर रहे हैं हम, r कॉमन ले रहे हैं इनसे, धन 1 धन 3 लैम्डा j और धन 1 धन 4 लैम्डा k और -6 + 5 लैम्डा बराबर 0। और ये आपका 3 हो गया। लिखेंगे समीकरण 3 कहाँ से जाता है, 1 1 1 से जाता है। तो जब 1 1 1 से जाता है तो r का जो मान होगा वो i + j + k रखने पर, इसलिए r बराबर इतना रखने पर, तो जब हम इतना रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, i + j + k डॉट 1 + 2 लैम्डा i, 1 + 3 लैम्डा j और 1 + 4 लैम्डा k, ये हो जाएगा। और -6 धन 5 लैम्डा बराबर 0। डॉट गुणा करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा, 1 + 4 लैम्डा -6 धन 5 लैम्डा बराबर 0। तो 5 4 9 3 12 2 14 लैम्डा, 1 1 1 3 और 3 6 यानी 3 लैम्डा बराबर 3/14। और लैम्डा का जब ये मान हम पुट कर देंगे इस समीकरण में तो हमको अभीष्ट समीकरण मिल जाएगा, यानी लैम्डा का मान 3 में रखने पर क्या आएगा, r डॉट यहाँ आप सरल कर लेंगे, लैम्डा का मान हम यहाँ रखेंगे तो 6/14, हर बराबर करेंगे तो 20/14, थोड़ा हम 60 में कर रहे हैं, 20/14 यहाँ रखेंगे तो 14 और 9 23/14, 23/14 जी। और जब यहाँ रखेंगे तो 4 के 12 14 12 26/14 और -6 + 5 लैम्डा, तो -6 + 5 लैम्डा यानी -6 + 5 लैम्डा तो 15/14 14 × 84 और +15 यानी 69/14, -69/14 इधर जाएगा तो +69/14, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो 14 से भाग दे दीजिए तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 20i धन 23 j धन 26 के, r डॉट 20i धन 23 j धन 26 के बराबर 69। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, आपके एक्सरसाइज में भी दिया है, आप वहां से देखकर प्रश्नों का अभ्यास जरूर करेंगे। एक सवाल है, समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए दो समतलों 3x - 6y प्लस 2z, 3x - 6y प्लस 2z बराबर 7 तथा 2x धन 2y, 2x धन 2y माइनस 2z बराबर 5
के बीच का कोण ज्ञात। तो यहाँ पर आपके पास जो समतल दिए हैं वो कार्तीय रूप में दिया हुआ है। ये 1 हो गया और 2x 2y माइनस 2z बराबर 5। एक तरीका है कि आप इनको सदिश रूप में बदल लीजिए। अगर आप सदिश रूप में बदलते हैं तो इसको हम इतना लिख सकते हैं r डॉट 3i माइनस 6j और धन 2 बराबर 7। और इसका सदिश रूप हो जाएगा r डॉट 2i धन 2j माइनस 2k और बराबर। ये आप सदिश रूप में, हालांकि इस प्रश्न को करने के लिए ये जरूरी नहीं है, हम आपको दोनों तरीका बताए दे रहे हैं। यहाँ से आप लिखेंगे तो a1 3, b1 माइनस 6, c1 2, a2 2, b2 2 और c2 माइनस 2। तो cos थीटा का सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 और अपान रूट ओवर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और रूट ओवर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अब आप गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 12 और माइनस 4 अंडर रूट 4 9 36 और 4 और यहाँ 4 4 4। तो आपका 12 4 16 यानी 10 और बटे 36 4 40 9 49 यानी 7, 49 यानी 7 हो जाएगा। और यहाँ 4 3 12। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि हमको पॉजिटिव ही लेना है, यानी यहाँ माड लेते हैं हम, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 बटे 7 और 2 रूट 3 यानी 5 बटे 7 अंडर रूट 3। ये cos थीटा का मान हो गया। अगर आप इससे निकाल रहे हैं, हम एक तरीका आपको ये भी बता रहे हैं, आप इससे भी कर सकते हैं और हो सकता है आपको ये आसान लगे, अथवा आप ऐसे कर सकते हैं, सदिश रूप में बदल लेंगे। सदिश रूप में कैसे बदलेंगे? जो यहाँ पर गुणांक दिए होंगे वही n1 हो जाएगा और दूसरा वाला n2 हो जाएगा। माने आपके पास n1 क्या हुआ 3i माइनस 6j धन 2 और n2 क्या होगा 2i धन 2j धन माइनस 2 और बीच का कोण थीटा होके cos थीटा क्या हो जाएगा n1 n2 मान यहाँ लगा देंगे बटे n1 n2। तो n1 डॉट n2 माने 3 दूनी 6 माइनस 12 माइनस 4 और अंडर रूट 9 36 4 और 4 4 4 हो गया। तो ऊपर 10 आ जाएगा, नीचे 7, 49 का वर्गमूल 7 और 2 अंडर रूट यानी 5 बटे 7। तो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हैं। थीटा लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स 5 रूट 3 बटा 21। इतना भी लिख सकते हैं अगर हमने हर का परमीकरण कर दिया है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 5 रूट 3 बटा 21 हमारे लिए बीच का कोण थीटा है। अब इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप एक ही सूत्र से, चाहे वो कार्तीय रूप दिया हो या सदिश रूप दिया हो, चाहे जिस रूप में दिया है, आप उनका कोण ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ये रूप दिया होता है और कह देता है सदिश विधि से ज्ञात कीजिए, तब आपको यही करना होगा। इतना दिया है यानी कार्तीय रूप दिया है और कह रहा है दोनों समतलों के बीच का कोण सदिश विधि से ज्ञात कीजिए, तब आपको यही करना होगा, तब आप ये नहीं कर सकते। और अगर कह रहा है केवल बीच का कोण ज्ञात कीजिए तो आप चाहे जैसे कर दें, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हुई कि हम इनके बीच का कोण, दो समतल दिए हैं तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे।
एक प्रश्न है, दूरी निकालनी है बिंदु 2, 5, -3 की समतल r डॉट 6i - 3j प्लस 2 के बराबर 4, r डॉट 6i - 3j धन 2 के बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए। से दूरी ज्ञात इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसमें आपके पास जो बिंदु दिया है a बराबर 2i 5j - 3 और समतल दिया है r डॉट 6i - 3j धन 2 के बराबर 4। यानी हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, r डॉट 6i - 3j धन 2 के -4 बराबर 0। तो बिंदु A की समतल r डॉट n - d बराबर 0 से दूरी का जो सूत्र होता है, वो साधारण रूप से जो सूत्र है वो हम यही लिखते हैं, P बराबर r जो लिखा होता है इसके स्थान पर a लिख दिया जाता है और डॉट n - d अपान मार d, और ये पूरे का मापांक लेते हैं, माने दूरी चूंकि ऋणात्मक नहीं होती है तो यहाँ पर जो p का मान आएगा, a क्या है 2i धन 5j - 3 और डॉट n 6i - 3j प्लस 2 और -4 और अपान अंडर रूट 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर -3 का स्क्वायर करेंगे, हालांकि प्लस ही आएगा वो, और ये पूरा मापा क्या आएगा, जब इनका डॉट गुणा करेंगे तो 2 × 12 15 और -6 और -4 बटे अंडर रूट 36 9 और 4। तो ऊपर आपके पास 15 और 10 25 12 यानी -13 अंडर रूट 49 यानी 13/7। ये अभीष्ट दूरी हो जाएगी आपकी। एक बिंदु दिया है और एक समतल दिया है, बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करना था। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 11.3 है वो इसी पर आधारित है। विविध प्रश्नावली में भी तमाम सवाल दिए हुए हैं। इस एक्सरसाइज से आपको 10-12 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है और हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूत्रों पर आधारित सवाल करा दें। फिर भी आप अपना अभ्यास करेंगे। अगर आपको कहीं कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में समस्या को लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि अगले लेक्चर में हम उस समस्या का समाधान कर सकें। और आपका ये त्रिविमीय ज्यामिति इसी के साथ कंप्लीट होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक सवाल 8 नंबर का आता है। रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम अगला चैप्टर है 12वां। हमारा सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाई अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन वीडियो का लाभ लेकर अपना सिलेबस तैयार कर सकें, गणित का अभ्यास कर सकें। बिना अभ्यास के गणित नहीं हो पाएगी। आप रट कर गणित के सवालों को परीक्षा में नहीं कर सकते। और कम से कम इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स ऐसी है कि जिसमें प्रैक्टिस का विशेष योगदान है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस समय हम जो लेक्चर दे रहे हैं वो सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। हम आगे प्रयास करेंगे कि अलग अलग वीडियोज़ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करें और उनको हल करने का तरीका हम फिर से आपको बताएं, जिससे आप उनका अभ्यास स्पेशली कर सकें। हमारे चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें और परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। आपके लाइक और शेयर से हमको प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे हम
अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। तो अगले सेशन में हम लीनियर प्रोग्रामिंग की चर्चा करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर आपके बच रहे हैं, तो इनकी चर्चा हम करेंगे और उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को पूरा आप देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और वीडियो को जब आप पास करके, जैसे थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आपने देखा फिर पास कर दिया, उतने को समझ लिया, कापी पर लिख लिया, फिर आप नोट्स अपना तैयार करते रहेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।